नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग लोक प्रशासन की एक सीरीज़ को चला रहे हैं जिसमें अभी तक हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर को आपके सामने लाया है। आप कमेंट्स ज़रूर करिए कैसा लग रहा है आपको, और आप अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं। लास्ट लेक्चर हमने डाला था नवीन लोक प्रशासन, और आज क्वेश्चन जो डालने जा रहे हैं, जो टॉपिक आज हम टैकल करेंगे यहाँ पर, वह है हमारा विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, लोक प्रशासन के विकास के चरण, वहाँ से ये सब टॉपिक को रिलेट हैं एक तरह से, तो उस लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा। विकास प्रशासन क्या होता है, आज हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं। विकास प्रशासन क्या होता है, विकास प्रशासन क्या होता है, इसका उदय क्या हुआ, उदय क्यों हुआ, उदय कहाँ से हुआ, उदय कहाँ से हुआ, परंपरागत लोक प्रशासन में ऐसी क्या कमी थी, लोक प्रशासन में क्या कमी थी जिसने विकास प्रशासन का उदय कराया, या जिसके कारण विकास प्रशासन का उदय हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महान इसमें थिंकर हुए हैं, कौन कौन से विचारक हुए हैं इसके बाद विकास प्रशासन की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। और आखिरी में एक निष्कर्ष देखेंगे कि क्या जो परंपरागत लोक प्रशासन व विकास प्रशासन के बीच एक अंतर बताया गया है, क्या वह वास्तविक अंतर है। और हम इस बात का भी आंसर खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास प्रशासन सिर्फ विकासशील देशों के लिए ही उपयोगी है या विकसित देशों के लिए भी उपयोगी है। इसको पढ़ते समय हम रिक्स का योगदान भी पढ़ेंगे, रिक्स और विडनर का योगदान भी देखेंगे विकास प्रशासन के संदर्भ में। इन दोनों महान विचारकों ने बहुत सारी बातें जो कही हैं विकास प्रशासन को लेकर के, एक अपनी विचारधारा दी है, इन सब की हम खोज करेंगे। तो ये हमारा पूरा चरण रहेगा। मध्य प्रदेश पीएससी जो विकास प्रशासन से क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे, एक तो आपसे डेफिनेशन में जा सकता है 3 नंबर में विकास प्रशासन पे, दूसरा 50 शब्दों में आपसे जा सकता है कि विकास प्रशासन की विशेषताएं, और तीसरा एक क्वेश्चन आपसे फुल क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि विकास प्रशासन पर एक निबंध लिखिए, या विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसका क्यों उदय हुआ, इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा 3 नंबर 50 शब्दों में, और आपके जो पूरे 200 शब्दों में जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। शुरू करते हैं विकास प्रशासन। अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जब लोक प्रशासन का चौथा चरण चल रहा था 1948 से 1970 के बीच, जिसको हम लोगों ने कहा था चुनौती या अस्तित्व के संकट का समय, लोक प्रशासन जो था अस्तित्व के संकट के समय से गुजर रहा था। और ये जो अस्तित्व का संकट था, लोक प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए कई नई उपविधाओं को निकाला था, आपने देखा ही था, जिसमें से एक विधा थी हमारी नवीन लोक प्रशासन, जो लास्ट लेक्चर हम लोग ने इसी में किया था नवीन लोक प्रशासन का। और एक अन्य विधा आई विकास प्रशासन। इसके बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन भी आएगा और लोक चयनवाद भी आएगा। यहाँ पे तुलनात्मक और चौथे के रूप में हमारा लोक चयनवाद। ये सब और बहुत सारी विचारधाराएं यहाँ से पैदा हुई थी, लेकिन मेन हमको ये सब पढ़ लेनी है। तो ये वाला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन जो शुरू हो रहा है, तो लोक प्रशासन जब अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा था, तब विकास प्रशासन का उदय हुआ। विकास प्रशासन का क्यों उदय हुआ 50-60 के दशक पे, ये देखने वाली बात है। और विकास प्रशासन
में जो विकास प्रशासन शब्द किसने दिया, एक क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में ये पूछ सकता है, इस शब्द को देने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा UL गोस्वामी को ये जो विकास प्रशासन शब्द देने का श्रेय जाता है। विकास प्रशासन शब्द किसके द्वारा दिया गया? UL गोस्वामी के द्वारा दिया गया। लेकिन विकास प्रशासन का पितामह किसको कहते हैं? यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिकन विचारधारा, अमेरिकी सिद्धांतकार हैं और उनका नाम है जॉर्ज ग्रांट। इनको जो है विकास प्रशासन का पितामह माना जाता है। ठीक, तो दोनों नाम को ध्यान में रखना है, UL गोस्वामी और जॉर्ज ग्रांट। 2 थिंकर का नाम हम और पढ़ रहे हैं, एडवर्ड वीडनर, ठीक है, और रिग्स। ये दोनों का योगदान विकास प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम मुख्य रूप से 4 थिंकरों को लेके चल रहे हैं। जॉर्ज ग्रांट विकास प्रशासन का पितामह, अमेरिकन विचारधारा थे, अमेरिकन सिद्धांतकार थे। इसके बाद UL गोस्वामी, ये भारतीय थे और इन्होंने विकास प्रशासन शब्द को दिया। और एडवर्ड वीडनर और रिग्स, ये 2 थिंकर हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा ये हो गया कि लोक प्रशासन जब अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा था, उस समय कई सारी उपविधाओं में से एक विधा विकास प्रशासन थी जिसका उदय हुआ था। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। इस शब्द को देने का श्रेय भारतीय विचारक UL गोस्वामी को जाता है और विकास प्रशासन का पितामह जो है किसको कहा जाता है? जॉर्ज ग्रांट को कहा जाता है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया। सवाल उठता है कि जब परंपरागत लोक प्रशासन था तो विकास प्रशासन का उदय क्यों हुआ? जब परंपरागत लोक प्रशासन चल रहा था तो विकास प्रशासन का उदय क्यों हुआ? तो विकास प्रशासन के उदय के कारण, अब उदय का कारण ये था, पहला कि 1950 और 60 के दशक में एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में कई नए देश स्वतंत्र होकर उभरे। दूसरा, ये देश जितने भी स्वतंत्र हुए थे ये सब गरीबी से मार से झेले थे। इनको UNO व अमेरिका के द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक, तकनीकी व मानवीय सहायता दी जा रही थी। लेकिन ये सफल नहीं हो पा रही थी। तीसरा, इन देशों का जो प्रशासन था, इन देशों का प्रशासन विकसित देशों का प्रशासन के नकल मात्र थी। विकसित देशों के प्रशासन की नकल थी जो कि इनकी परिस्थितियों से मेल नहीं खा रही थी। चौथा, तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय। और लास्ट, जो परंपरागत लोक प्रशासन था वह
लास्ट लिखना 5वां कि परंपरागत लोक प्रशासन साधनों पर ज्यादा बल दे रहा था, जबकि साधनों पर ज्यादा बल दे रहा था, जबकि साध्य की उपेक्षा कर रहा था, जबकि विकासशील देशों को साध्य पर ध्यान देना था। इन सब परिस्थितियों ने परंपरागत लोक प्रशासन की जगह एक नए लोक प्रशासन की आवश्यकता को जन्म दिया और वह नया लोक प्रशासन जो था एक तरह से विकासशील लोक प्रशासन या विकास प्रशासन के नाम से जाना गया। यहाँ तक ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं। एक तो नए डेवलपिंग नेशन का उदय, इसके बाद इन नए डेवलपिंग नेशन को यूएनओ अमेरिका के द्वारा बड़े पैमाने पर तकनीकी, आर्थिक, मानवीय सहायता दी जा रही थी, लेकिन वो सहायता जो थी वह उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन सहायताओं का क्रियान्वयन इस ऐसे प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा था जो अपनी साधन का मतलब क्या हो रहा है, जो अपनी प्रक्रियाओं पर ही बल दे रहा है। तो वहाँ पे इस कारण से यह समस्याएं लगातार बन रही थी। इसके अलावा अगर हम और कुछ देखें, परंपरागत लोक प्रशासन की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसने विकास प्रशासन के उदय को जन्म दिया। ध्यान रखिएगा, जब हम परंपरागत लोक प्रशासन की कमियों को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें, परंपरागत लोक प्रशासन जो है वह दृढ़ पद सोपानिक व्यवस्था, दृढ़ पद सोपानिक व्यवस्था पर बल दे रहा है, ठीक है। भागीदारी पर बल नहीं दे रहा है, भागीदारी पर बल नहीं दे रहा है, केंद्रीकरण पर बल दे रहा है, केंद्रीकरण पर बल दे रहा है, नियमों प्रक्रियाओं पर बल दे रहा है, नियमों व प्रक्रियाओं पर बल दे रहा है, नियमों व प्रक्रियाओं पर बल दे रहा है। इसके आगे चलते हैं तो अगर हम देखें और क्या कर रहा है, ये जो है समयबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से सेवाओं को प्रदान नहीं कर रहा है, सेवाओं को प्रदान नहीं कर रहा है, नवाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा है, नवाचार को बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा नहीं देता। तो क्या कर रहा है, बल्कि यह पुरातन प्रक्रियाओं को ही अपनाने पर बल दे रहा है, प्रक्रियाओं को अपनाने पर बल दे रहा है। इन सब परिस्थितियों ने जो परंपरागत लोक प्रशासन की कमियां के रूप में उभरा, और आप देख रहे हो कि चौथा चरण लोक प्रशासन अस्तित्व के संकट का सामना करने लगा, क्योंकि जब आप जनता की आवश्यकताओं से रूबरू ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप ऐसे प्रशासन की जनता की नज़रों में, जनता के बीच में प्रासंगिकता कम हो जाती है। फिर से रिवीजन कराता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इज द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर कि द टर्म इज गिवन बाय द इंडियन थिंकर UL Goswami, but George Grant is considered as the father of development administration. Remember it. यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान रखना है। तीसरा मैंने ये कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण विचारक, द foremost thinker of development administration are considered कौन कौन से? एडवर्ड वीनर व रिक्स। ये सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के विचारक माने गए जिन्होंने बहुत सारी इस थ्योरी को आगे बढ़ाया।
दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, पार्ट आएगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जो कि विकास प्रशासन को परंपरागत लोक प्रशासन के रहते रहते जन्म देने को मजबूर कर दिया। वो परिस्थितियां नए विकासशील देशों का उदय, परंपरागत लोक प्रशासन द्वारा साधनों पर बल जबकि साध्य पर बल नहीं देना, लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देना, जनता की भागीदारी को ध्यान नहीं देना, पार्टिसिपेशन, जनता की पार्टिसिपेशन को प्राप्त नहीं करना, अत्यधिक नियमों प्रक्रियाओं पर बल देना, लाल फीताशाही, ये सब ऐसी समस्याएं थीं जिसके कारण से परंपरागत लोक प्रशासन की मान्यता बिल्कुल जनता की नज़रों पर कम हो गई थी। परंपरागत लोक प्रशासन प्रासंगिक कम हो गया था। ऐसे में एक नए लोक प्रशासन की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि नए जो विकासशील देश थे इनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी और इस परिस्थिति के अनुसार उनको एक नए प्रशासन की आवश्यकता थी। और इन्हीं सभी कारणों ने जो है विकास प्रशासन का उदय करा दिया। इन्हीं सब परिस्थितियों ने विकास प्रशासन का उदय कराया। यहाँ तक हमारा दो पहलू कंप्लीट हो गया, विकास प्रशासन और विकास प्रशासन के उदय के कारण। देखिए मैंने आपको लिखा है, हम लोग इतने पॉइंट पर डिस्कस करेंगे विकास प्रशासन और ये कहाँ से हुआ। तो विकास प्रशासन का भी उदय जो है यूएसए में हुआ। इसका कारण है, देखिए 1950-60 में तो विकासशील देशों का उदय हो रहा है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या अदर जितने भी सराउंडिंग नेशन आपको दिख रहे हैं जो स्वतंत्र हो रहे हैं वो सब। लेकिन अमेरिका एक ऐसा है जो 1887 से लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन का काम शुरू करा चुका है ना। भारत में सबसे पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1930 में लोक प्रशासन का अध्ययन शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा 1930 में। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, 1987 में जो है, एक लाइन आप ऐसे नोट लगा के अलग से लिख लीजिएगा, यूपीएससी ने लोक प्रशासन को ऑप्शनल पेपर के रूप में मान्यता प्रदान की 1987 से। तो उदय अमेरिका से हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर लोक प्रशासन के क्षेत्र पे अध्ययन शुरू हो चुका है। वहाँ के लोग ये देख रहे हैं कि यूएनओ और अमेरिका द्वारा या अन्य विकसित देशों द्वारा जो विकासशील देशों को सहायता दी जा रही है वो सफल क्यों नहीं हो पा रही है, उसके कारणों की खोज कर रहे हैं, तो उनके कारण उनको मिल रहे हैं। अब वो एक ऐसा प्रशासन लेके आ रहे हैं जो इन सभी जो कमियां हैं परंपरागत लोक प्रशासन में उनको दूर करने के लिए काम करेगा। तो अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके मुख्य फीचर्स हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। विकास प्रशासन की विशेषताएं, विकास प्रशासन की विशेषताएं। पहला, ऐसे 10 विशेषताएं हैं जो विकास प्रशासन में हमको देखने वाली है। पहला, लक्ष्य उन्मुखी। लक्ष्य उन्मुखी, इसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेशन। पक्का। दूसरा, नागरिक उन्मुख, क्लाइंट ओरिएंटेशन। तीसरा, नागरिक भागीदारी, क्लाइंट पार्टिसिपेशन। ठीक है। चौथा, देखना आप, रिस्पॉन्सिवनेस, इसको बोलते हैं संवेदनशीलता। हालांकि रिस्पॉन्सिवनेस। फिर नवाचार, इनोवेटिवनेस या इनोवेशन। फिर समयबद्धता, समयबद्धता, टाइम या टाइम बाउंड
है ना, ठीक है। इसके बाद देखना पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य, ठीक है। इसके बाद आएगा प्रभावकारी प्रभावशाली समन्वय। ये हो गए आपके 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्लाइंट ओरिएंटेशन, क्लाइंट पार्टिसिपेशन, गोल ओरिएंटेशन। ये आपके 8 विशेषताएं हो गई इसमें से, ध्यान रखिएगा। और एक और आ जाएगा आपका कमिटमेंट, 9वां प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। और एक और बचेगा आपका चेंज ओरिएंटेशन, लास्ट परिवर्तन उन्मुखी। 10वां हो जाएगा आपका परिवर्तन उन्मुखी, चेंज ओरिएंटेशन। So these are the 10 features of the development administration. Now we have to explain every points but just within 20 words, 20-30 words maximum। हम 20 से 3 शब्दों के बीच में इन सब की व्याख्या करेंगे। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेशन। गोल क्या, लक्ष्य उन्मुखी का मतलब है कि प्रत्येक प्रशासन, यहाँ पे विकास प्रशासन की बात कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहेगा, अपना लक्ष्य डिसाइड करेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करेगा कि वह लक्ष्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सिर्फ किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एफर्ट नहीं लगाया जाएगा, बल्कि यह भी मूल्यांकन किया जाएगा कि इस क्रियान्वयन के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए सर्व शिक्षा अभियान का संचालन भारत में किया जा रहा है, तो सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि भारत में साक्षरता की दर बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ रही है, स्कूल छोड़ने वालों की दर कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है। तो ये होता है हमारा लक्ष्य उन्मुखी, अपने लक्ष्य की ओर काम करना। नागरिक उन्मुखी का मतलब नागरिकों की समस्या के संदर्भ में प्रशासन को काम करना। नागरिकों की क्या आवश्यकता है ये इस प्रशासन को पता होना चाहिए और उस आवश्यकता के अनुसार नीति का निर्माण व नीति का क्रियान्वयन होना चाहिए। अगर भारत में जो विकेंद्रीकरण की संकल्पना लाई गई है, क्यों लाई गई 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उसके पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया ही नहीं गया यहाँ पर। और इसलिए अगर दिल्ली से बैठकर कोई एक पॉलिसी पूरे भारत के लिए बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस नीति का जो एक तरह से प्रभावशीलता है वो कम होगी, क्योंकि पूरे देश की एक तरह की आवश्यकता नहीं हो सकती है। और ऐसी नीति की जनता में जो जनता का सहयोग है वो भी कम मिलता है और वह नीति जो है प्रभावशाली नहीं हो पाती है। तो दूसरा नागरिक भागीदारी। प्रशासन जनता के लिए बनाया गया है, तो प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किए जाएं उसमें जनता की भागीदारी को प्राप्त किया जाए। निर्णय लेते समय जनता से पूछा जाए कि क्या ये कार्य आपके लिए किया जाना चाहिए, और जब निर्णय का क्रियान्वयन किया जा रहा है तब भी जनता की भागीदारी को प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि किसी निर्णय में जनता की भागीदारी के साथ निर्णय लिया गया है तो उस निर्णय के क्रियान्वयन की प्रभावशीलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं, अगर मान लो किसी क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है तो उस गर्मियां लग गई हैं, पानी नहीं आ रहा, मई जून का महीना है, तो प्रशासन को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि यथाशीघ्र वहां पर पानी की व्यवस्था करवाए। और प्रशासन को ये नहीं होना चाहिए कि फाइलों में पानी की समस्या को उलझा दे और अप्रूवल ही ना मिले। तो रिस्पॉन्सिवनेस प्रशासन होना चाहिए। आवश्यकता, समस्याओं के संदर्भ में तुरंत ही निर्णय लेने वाला प्रशासन होना चाहिए। नवाचार का मतलब है नई
तकनीक, नई सोच के साथ प्रशासन को आगे बढ़ना है। अगर आज कोई प्रशासन ये सोचे कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऐसे प्रशासन की प्रभावशीलता अपने आप कम हो जाएगी। तो ऐसे प्रशासन को नवाचार, जो भी नई तकनीक आ रही हैं, नई पद्धतियाँ, कार्य पद्धति आ रही हैं, प्रशासन को अपने आप भी अपग्रेड होना चाहिए और इन नई तकनीकों को जनता को भी रूबरू कराना चाहिए। समयबद्धता, कोई भी कार्य की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको कितने समय के भीतर कर लिया गया है, और इसके कारण एक तो उद्देश्य की प्राप्ति होती है और दूसरा धन की बर्बादी कम होती है। और ऐसे प्रशासन को जो समयबद्ध तरीके से कार्य करता है, उस प्रशासन की जनता के बीच जो है एक प्रतिष्ठा अच्छी होती है, उसकी मान्यता जनता के द्वारा प्रॉपर दी जाती है, प्रशासन को रिकॉग्नाइज करती है जनता जो है उस प्रशासन को मान्यता प्रदान करती है। तो समयबद्धता, और इससे विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इसके बाद परिवर्तन उन्मुखी, कोई भी प्रशासन, कोई भी समाज बिना परिवर्तन के नहीं रह सकता है। तो प्रशासन किसके लिए बनाया गया है? समाज के लिए। और जब समाज में परिवर्तन हो रहा है तो प्रशासन को भी अपने आप में परिवर्तन करने वाली संस्था के रूप में अपने आप को बनाना होगा। प्रशासन को भी बदलते हुए समाज के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना होगा, अपनी कार्य प्रक्रिया को बदलना होगा। तो इसको बोलते हैं परिवर्तनशील। पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य मतलब प्रशासन जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में काम करता है, उसको उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। जहाँ पे प्रशासन काम कर रहा है वहाँ पे उस समाज के मूल्यों के अनुसार काम करना चाहिए। इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य। प्रभावशाली समन्वय, आपको पता है संगठन प्रशासन के द्वारा कई प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है। प्रशासन का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि कार्यों का दोहराव ना हो, क्योंकि कार्यों का दोहराव होने से संसाधनों की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, और ये राष्ट्र अपने आप में गरीब है और इन राष्ट्रों की सबसे बड़ी समस्या है इनके पास संसाधनों का अभाव है। और यदि इनके कार्यों में समन्वय नहीं पाया जाता है तो एक तो संसाधनों की बर्बादी हो रही है, अनावश्यक खर्च हो रहा है, पूंजी का नुकसान हो रहा है, और दूसरी बात विकास हतोत्साहित हो रहा है। इस कारण से प्रभावशाली समन्वय की आवश्यकता आती है। प्रतिबद्धता का मतलब होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है किसी काम को पूरे तल्लीनता पूर्वक करना। प्रशासन को यह समझना चाहिए कि कोई भी काम जो किया जा रहा है, जो प्रतिबद्धता के साथ अगर किया जाएगा, यदि उसको कमिटमेंट के साथ किया जाएगा, उसको अपना कर्तव्य मान के किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसकी सफलता अनिवार्य होती है। और जब प्रशासन अपने कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तब ऐसे प्रशासन के साथ जनता भी सहयोग करती है उसी प्रतिबद्धता के साथ, और कार्यों का क्रियान्वयन कई गुना तेज हो जाता है। और अगर प्रतिबद्धता है तो हम अपने लक्ष्य को भी पा सकेंगे और ऐसे प्रशासन को हम समय संवेदनशील भी बना सकेंगे और समयबद्धता का भी पालन कर पाएंगे। तो ये जो 10 पॉइंट हैं हमको ध्यान रखना है। विकास प्रशासन के ये 10 विशेषताओं के रूप में रखना है। क्या क्या रखना है? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, मैं आपको उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। उसको बोलते हैं C4E² RITG, रिटज। 4 इसमें जो आ रहे हैं, क्लाइंट ओरिएंटेशन, ठीक है, क्लाइंट पार्टिसिपेशन, आप देखना, इसके बाद चेंज ओरिएंटेशन और कमिटमेंट। 4 तो C से आ रहे हैं। फिर देखना इकोलॉजी, पर्सपेक्टिव और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इट इज द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा। और इसके बाद आप रिस्पॉन्सिवनेस, इनोवेटिव या इनोवेशन, टेम्पोरल और यहाँ पे गोल ओरिएंटेशन। दीज आर द 10 फीचर्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्हीं 10 फीचर के कारण जो है एक विकास प्रशासन का उदय हो रहा है। अब हमको ये देखना है, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। इसके बाद हमने कहा था कि हम लोग एडवर्ड
एडवर्ड बीडनर। एडवर्ड बीडनर का योगदान देखना है इसमें। एडवर्ड बीडनर ने कहा कि यही 10 विशेषताओं में 2 विशेषताओं के बारे में उन्होंने कहा कि जो विकास प्रशासन है उसको लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए, उसको लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए और उसे समयबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। तो मतलब क्या कह रहा है, ये गोल ओरिएंटेशन की बात कर रहा है और टेम्पोरल की बात कर रहा है। कहता है कि 2 चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। एडवर्ड बीडनर ने सबसे पहले सुझाव दिया था और इसके बाद ही वो 10 विशेषताओं को हम लोगों ने देखा है। तो एडवर्ड बीडनर, आपको सिर्फ नाम लिख लिया है, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ रहे हैं वह जनरल स्टडीज़ के पेपर के तहत पढ़ रहे हैं, कोई ऑप्शनल पेपर की हम पढ़ाई यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको एडवर्ड बीडनर याद ना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आपको एडवर्ड बीडनर नहीं आ रहा। पर मेरा ख्याल है विकास प्रशासन में हमने सिर्फ आपको 4 थिंकर पढ़ने की सलाह दी है, 4 लोगों का नाम याद रखने की सलाह दी है, जॉर्ज ग्रांट, यूएल गोस्वामी, एडवर्ड बीडनर और जो है रिक्स। तो हमको चारों को अगर हम ध्यान रख पाए तो मैं बहुत छोटा छोटा इनके योगदान को इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। एडवर्ड बीडनर ने कहा कि विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुखी और टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक। और एफ जो हमारे रिक्स महोदय हैं, इनको हम देखेंगे, तुलनात्मक लोक प्रशासन इन्हीं के द्वारा दिया गया है। हम अगला लेक्चर उस पे लेके आएंगे। अगला लेक्चर हमारा रहेगा नवीन लोक प्रबंधन और तुलनात्मक लोक प्रशासन पर। तो इसके बाद रिक्स ने कहा कि विकास प्रशासन के 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है कि विकास प्रशासन और दूसरा होता है प्रशासनिक विकास। और रिक्स कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी अवधारणा है। कहते हैं कि विकास प्रशासन, इसका मतलब क्या हुआ, विकास के लिए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट। और ये कहता है कि प्रशासनिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहला कह रहा है कि विकास के लिए प्रशासन और दूसरा कह रहा है कि उस प्रशासन का भी विकास होना चाहिए। देखिए वही बात कह रहा है जो हमने 10 विशेषताओं में कहते हैं कि रिक्स कहता है कि एक प्रशासन होना चाहिए जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसका उद्देश्य जो है विकास को करना है, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन रिक्स ये भी कहते हैं कि यह प्रशासन अपना खुद का पहले विकास कर ले तभी तो यह आगे विकास कर पाएगा। मतलब क्या हो रहा है समझना, इसको अगर हम कहें कि विकास प्रशासन, इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कह दें, विकास के लिए प्रशासन, विकास के लिए प्रशासन। और प्रशासनिक विकास का मतलब होता है प्रशासन का विकास, प्रशासन का विकास। आपके मन में आ रहा होगा प्रशासन का विकास का क्या तात्पर्य होता है। प्रशासन का विकास का मतलब होता है कि प्रशासन अपने आप को नई नई तकनीक, नए नए कार्य प्रक्रिया से क्या करे, रूबरू कराए, ताकि प्रशासन के कार्यों में गति आ पाए, प्रशासन में पारदर्शिता आ जाए। जब प्रशासन में तकनीक आ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी, नए नए तकनीक को लेकर नया नया प्रक्रिया, कार्य प्रक्रिया आ जाएगी, ऐसा प्रशासन ही तो विकास कर पाएगा, विकास के लिए प्रशासन। और कहते हैं ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो रिक्स के योगदान को विकास प्रशासन के संदर्भ में पहले थिंकर हो रहे हैं। अभी तक हर व्यक्ति जो कह रहा है वो सिर्फ विकास प्रशासन की बात कर रहा है, वो इस वाले पहलू की बात ही नहीं कर रहा, प्रशासनिक विकास की। रिक्स पहली बार कह रहे हैं कैसे एक असक्षम प्रशासन से हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह समाज का विकास कर पाएगा। तो रिक्स कहते हैं कि प्रशासन पहले अपना खुद का विकास कर ले, पहले खुद अपनी नई प्रक्रिया लेके आए, अपनी पुरानी कार्य पद्धतियां, बोझिल कार्य पद्धतियां को छोड़ दे, जनता की भागीदारी को स्वीकार कर ले, नए नए नवाचार को लेके आए, पारदर्शिता को लेके आए, नई तकनीक को लेके आए, ताकि जब यह अपने आप में
में सक्षम बनेगा, तभी तो समाज का बदलाव कर पाएगा। तो रिक्स से पूछा गया कि कौन सा पहले होना चाहिए। रिक्स कहते हैं यह उसी तरह उलझा हुआ है जिस तरह से ये नहीं पता है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। तो कहते हैं ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणा है। किसी भी समाज का अगर विकास करना है तो इन दोनों ही सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा, इन दोनों ही सिद्धांतों पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये रिक्स का यहाँ पर हमको योगदान देखने को मिल गया। अब कुछ चीज़ों को हम और देखते हैं। जो परंपरागत लोक प्रशासन था वह दो मॉडल पे काम कर रहा था। ध्यान रखना, जो परंपरागत लोक प्रशासन है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं विकास प्रशासन। मॉडल की बात कर रहे हैं, किस मॉडल पे ये काम करते हैं। जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो जो था ब्लूप्रिंट मॉडल पे काम कर रहा है, ब्लूप्रिंट मॉडल पे काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो कर रहा है वह दूसरा क्या कर रहा है, उत्पादन केंद्रित मॉडल पे काम कर रहा है। उत्पादन, ये दोनों शब्दों को अगर आप लिख पाए तो बहुत अच्छे। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है, अभी आपको भी समझा दूंगा। और इसके बाद जब विकास प्रशासन का शुरुआत हुई तो ब्लूप्रिंट मॉडल हैज बीन शिफ्टेड एज द लर्निंग प्रोसेस मॉडल। लर्निंग ये ना है, लर्निंग प्रोसेस मॉडल। और ये जो आपका उत्पादन केंद्रित था यह उपभोक्ता केंद्रित मॉडल बन गया। उपभोक्ता केंद्रित मॉडल बन गया। उत्पादन केंद्रित से या कर्मचारी केंद्रित बन गया, कुछ भी कह लीजिए आप, कर्मचारी केंद्रित मॉडल बना दिया गया। देखिएगा ब्लूप्रिंट मॉडल में क्या होता है। ब्लूप्रिंट मॉडल कहता है प्लानिंग फॉर पीपल, प्लानिंग फॉर पीपल, मतलब कह रहा है कि योजना कोई बना देगा लोगों के लिए। जब ये योजना बनाई जाएगी तो जनता की भागीदारी को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको कहते हैं जनता के लिए योजना, हिंदी में जनता के लिए योजना। जबकि ये वाला पार्ट कहता है प्लानिंग विथ योजना, प्लानिंग विथ पीपल, प्लानिंग विथ पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता के साथ योजना का निर्माण, योजना का, देखो जरा भागीदारी की बात हो रही है, प्लानिंग विथ पीपल और प्लानिंग फॉर पीपल। ये वाले में डिक्टेटरशिप दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि उच्च स्तर पर प्लानिंग बन गई और नीचे की ओर प्लानिंग को भेज दिया गया, जनता से बिना पूछे, बिना राय मशवरा लिए, बिना उसकी भागीदारी को प्राप्त किए। लेकिन जब प्लानिंग विथ पीपल किया जा रहा है तो विथ डिस्कशन, किसके साथ, विद द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड एज पर देयर रिक्वायरमेंट द प्लानिंग हैज बीन मेड। तो आप खुद बताइए ऐसी कौन सी योजना ज़्यादा सफल रहेगी जो जनता के साथ, जनता की आवश्यकता के अनुसार बनाई गई है, या जो केंद्र पर बना दी गई है और उसे लागू कर दी गई है। तो निश्चित रूप से ये योजना सफल होने वाली है। तो ये किसकी विशेषता है, लर्निंग प्रोसेस मॉडल, ये हमारा विकास प्रशासन की विशेषता है। उत्पादन केंद्रित मॉडल से हम कहाँ चले गए, कर्मचारी केंद्रित। अगर कोई फैक्ट्री चल रही है, वहाँ पे फैक्ट्री मालिक जो है सिर्फ अपने उत्पादन की चर्चा कर रहा है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है अधिकतम उत्पादन हो, चाहे संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों का कितना शोषण करना पड़े, उनके परिवार का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब पर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ उससे उत्पादन से मतलब है। इस प्रणाली में संगठन और संगठन में काम करने के बीच में अपनत्व नहीं आता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को यहाँ मशीन मान लिया जाता है, व्यक्ति को एक आर्थिक प्राणी मान लिया जाता है। एम्प्लॉयर यह समझता है इसको जितना पैसा देंगे हम, ज़्यादा काम करो तुमको बोनस देंगे, और ऐसा समझ के वह सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये कहता है कि हमको
अपने संगठन में काम करने वाले लोगों के परिवारों का भी ध्यान रखना है, संगठन में काम करने वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखना है, उनके सामाजिक संबंधों का ध्यान रखना है, उनके बच्चों की शिक्षा प्रणाली को ध्यान रखना है, कैसे उनके जीवन को सिक्योर करें, इस सब पर ध्यान रखना है। और इट इज कॉल्ड एम्प्लॉय सेंट्रिक मॉडल, एम्प्लॉय सेंट्रिक मॉडल। तो इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट की, जो हमारे संगठन में काम कर रहा है। सूरत की जो एक डायमंड फैक्ट्री आप देखते हैं, हर साल वो अपने एम्प्लॉइज़ को कभी घर कभी कार गिफ्ट करते हैं। वो क्या है, ये है कर्मचारी केंद्रित मॉडल। ये क्यों कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके कर्मचारी साल भर उनके लिए अपने आप, अगर इस मॉडल के साथ चलेंगे तो उत्पादन संगठन का अपने आप बढ़ जाएगा। और जो संगठन की सबसे बड़ी समस्या होती है कर्मचारियों के ना टिकने की समस्या, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों मॉडल हम याद रखेंगे। तो फर्स्ट मॉडल को हम ब्लूप्रिंट मॉडल कहते थे, और ब्लूप्रिंट मॉडल कब चल रहा था, ब्लूप्रिंट मॉडल वाज एप्लीकेबल कहाँ पे थी, ऑन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द सेकेंड वाज ये प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल कहलाता है, प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल कहलाता है। और ये भी जो था, याद रखना, प्रोडक्शन सेंट्रिक मॉडल जो होता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ कुछ जगहों पर छोड़ देते हैं। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को आर्थिक प्राणी माना जाता है, उसके सामाजिक संबंधों पर बल नहीं दिया जाता है, सिर्फ संगठन अपने हितों को सोचता है। और संगठन ये समझता है संगठन के हित और कर्मचारी के हित दोनों अलग अलग हैं, और ऐसे संगठनों पर हमेशा तालाबंदी, हड़ताल, बेमेनस, लड़ाई झगड़े, कम उत्पादन होते रहते हैं। तो ये एक डर दिखा करके यहाँ पे काम कराया जाता है। लेकिन जब हम कर्मचारी केंद्रित मॉडल की बात करते हैं तो संगठन ये समझता है कि संगठन के हित और कर्मचारी के हित दोनों के मिले हुए हैं, और दोनों जो हैं, दोनों के हितों में कोई विरोधाभास नहीं पाया जाता है, और दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉइज के आर्थिक हितों को, सामाजिक हितों को, सांस्कृतिक हितों को, शैक्षणिक हितों को, सबका ध्यान रखता है और उसके लिए प्लानिंग करता है। तो ये दोनों मॉडल हमको ध्यान रखना है कि ये दोनों मॉडल क्या क्या होते हैं। तो हम विकास प्रशासन पढ़ रहे हैं, और विकास प्रशासन में तक हम लोगों ने ये पढ़ा, हमने इतने पॉइंट में डिस्कशन करने के लिए चर्चा की थी शुरू में, हम लोग इन पॉइंटों पर बल कर बात देंगे। हमने कहा था विकास प्रशासन क्या होता है, उदय क्यों हुआ, उदय कहाँ से हुआ, परंपरागत लोक प्रशासन में क्या कमी थी जिसने विकास प्रशासन का उदय करा दिया, इसके बाद कौन कौन से विचारक और विशेषताएं, लास्ट में निष्कर्ष भी लिखा हुआ है। निष्कर्ष को हमको एक सकारात्मक ढंग से बात करनी है इसमें, कि निष्कर्ष लिखना है कि विकास प्रशासन व परंपरागत लोक प्रशासन एक दूसरे की विपरीत विचारधारा ना हो करके बल्कि एक दूसरे की पूरक विचारधारा है, और यदि किसी संगठन में इन दोनों विचारधाराओं के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए तो संगठन कार्यकुशल, संगठन उत्पादनशील बन सकेगा। बस यहाँ तक हमारा निष्कर्ष रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, निष्कर्ष जो लिखवाना है आपको लिखना है कि विकास प्रशासन व परंपरागत लोक प्रशासन दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधाभासी ना होकर के बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं, और यदि इन दोनों ही विचारधाराओं के प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से किसी संगठन में लागू किया जाए तो संगठन कार्यकुशल, उत्पादनशील, दक्ष बन सकेगा। तो ये हमारा विकास प्रशासन हो गया पूरा। यहाँ पे हम लोग एक और नया टॉपिक करेंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं कि विकास प्रशासन तथा परंपरागत लोक प्रशासन में क्या अंतर है।